आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस वीडियो के अंदर हम जीएफआर को डिटेल में डिस्कस करेंगे 10 मार्क्स टाइप क्वेश्चन के लिए। तो जीएफआर समझने से पहले आपको समझना होगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमारी किडनीज के अंदर होता है और किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, नेफ्रॉन। तो जो ब्लड है वो किडनीज के अंदर भी नेफ्रॉन के थ्रू पास होता है और वहाँ से उसका प्लाज्मा फिल्टर होता है जहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो हमारा यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है और वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में आ जाता है और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सब होता है हमारे नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के अंदर भी 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन और थर्ड होती है रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो होता है इन द बोमेन्स कैप्सूल और जो बाकी ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन है वो होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है वो जिस रेट से हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ से जीएफआर की डेफिनेशन क्या हो गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल पर यूनिट टाइम। अब जीएफआर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली जीएफआर ये बताता है कि हमारी जो किडनीज है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है अपने फंक्शंस। अगर जीएफआर ऊपर नीचे होता है तो हमको पता लगता है कि जो किडनीज है वो अफेक्टेड है और इसी वजह से जो जीएफआर क्या हो जाता है, क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, कि हम किडनी फंक्शन में जीएफआर मेजर करके बहुत कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो जीएफआर होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर्स पर डे। तो ये तो देखिए हमने जीएफआर की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। तो इसकी एनाटमी में हम देखें तो कौन से स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कराते हैं, तो वो है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अगर कुछ भी चीज़ फिल्टर हो रही है तो किसी ना किसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या फिर फिल्ट्रेशन बैरियर के थ्रू फिल्टर होगी। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या फिर बैरियर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, सेकंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड है पोडोसाइट्स। अब ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखा है 10th 12th के अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से फास्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और बोमेन्स कैप्सूल जो ये ट्यूबल का कैप्सूल है इसको हम बोलते हैं, उसको कवर करता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को। तो जो फिल्ट्रेशन बैरियर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की एपिथीलियम होती है ना, वो फर्स्ट बैरियर का काम करती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। जो सेकंड फिल्ट्रेशन कराता है वो कराता है ये पोडोसाइट सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है, पोडोसाइट्स। अगर इन सेल्स को ध्यान से देखोगे ना तो इन पे ना ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकले हुए हैं और जो 2 सेल आपस में मीट करते हैं ना तो वो कंप्लीटली क्लोज नहीं करते उस स्पेस को। तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस छूट जाती है और इनको हम बोलते हैं स्लिट पोर्स। और इन्हीं छोटे छोटे स्प्लिट पोर्स के थ्रू जो हमारा फिल्ट्रेट है वो पास होता है। और थर्ड हमारी बचती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये हमारे थर्ड बैरियर ऑफ फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन बैरियर के अंदर 3 चीज़ें हो गई, 3 लेयर्स हो गई। फर्स्ट है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो कि फेनेस्ट्रेटेड होती है। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब है काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होती है। जो सेकंड होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड जो थर्ड होती है पोडोसाइट। पोडोसाइट में स्पेशलाइज्ड फूड प्रोसेसेस होते हैं जो कि स्लिट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये तीनों कंबाइंडली मिलकर बनाती है फिल्ट्रेशन बैरियर। तो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आने वाली एनाटमी देख ली, फिल्ट्रेशन बैरियर देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सी वो फोर्सेस होती है जो कि फिल्ट्रेशन कराती है। अब ध्यान से देखना, जो हमने ये डायग्राम बनाया है इसमें यह है एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये है इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिखेगा इनके ल्यूमेन के डायमीटर में, जो कि डिफरेंट है, इफेरेंट का कम है एफेरेंट से। इसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज है उसका नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा। जो भी कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेजेंट है उनका प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर के कंपेयर में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ये प्रेशर है वो क्या ट्राई करेगा, फ्लूइड को बाहर निकालने का, आउट ऑफ द कैपिलरीज। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। अब जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है ना उसके पोर्स बड़े तो होते हैं कि फ्लूइड निकल जाए, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि सेल्स और प्रोटीन भी निकल जाए। अब जब केवल फ्लूइड निकलता जाएगा तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन इन कैपिलरीज के अंदर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे जो कि फर्दर लॉस ऑफ फ्लूइड को प्रिवेंट करेगा।
और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा ही होगा कि जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करने की ट्राई करता है। अब जो यहाँ पे प्लाज्मा फिल्टर हुआ वो वाटर ही तो था। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोटीन का कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर को वापस अपनी तरफ ड्रॉ करने का ट्राई करेगा और इसी की वजह से वो एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेगा जो कि जो फिल्ट्रेट निकल रहा है बाहर, जो फ्लूइड निकल रहा है बाहर, उसको प्रिवेंट करेगा। अब यहाँ पे एक और प्रेशर लगता है, वो लगता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे कोई भी फ्लूइड नहीं था, फर्स्ट टाइम ब्लड फिल्टर हो रहा था तो यहाँ पे फ्लूइड जीरो था, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी जीरो था। तब हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था जो कि फ्लूइड को बाहर की तरफ निकाल रहा था। अब जैसे ही इस कैप्सूल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वैसे ही उस फ्लूइड का भी कुछ प्रेशर होगा और जब नया फ्लूइड उसके अंदर ऐड होगा तो वो उस चीज़ का अपोज करेगा और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। हुआ क्या है, जो कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लूइड है वो फर्दर एंट्री ऑफ फ्लूइड को, मतलब जो फ्लूइड और फिल्टर होकर आएगा उसको अपोज करेगा और अपोज करेगा तो फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब कि वो फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस फिल्ट्रेशन ड्राइव करती है उनमें 3 फोर्सेस हमको याद रखनी है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और थर्ड है ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना निकल के आएगा तो याद रखना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव फोर्सेस क्या था? एक तो था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव फोर्सेस में क्या क्या था? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको याद रखना है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अराउंड कितना होगा? 10 mm ऑफ Hg। अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बाकी के जो टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जो इसके फैक्टर्स है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अभी हमने देखा था जो मेन ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो क्यों था? ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर छोटा था। अगर ऐसा होता है कि इसका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो प्रेशर और बढ़ेगा और प्रेशर और बढ़ेगा तो यहाँ पे GFR भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा। अगर इफरेंट का डायमीटर बढ़ता है तो जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा और GFR भी रिड्यूस होगा। सेम विद एफरेंट आर्ट्रियोल। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर मतलब कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इसका डायमीटर छोटा होगा। डायमीटर छोटा होगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो GFR कम होगा और वहीं इसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और GFR भी ज़्यादा होगा। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के डायमीटर का डिफरेंस अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। अगर इन दोनों के डायमीटर का डिफरेंस कम होता है तो प्रेशर भी कम होगा और GFR भी कम होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया एफरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस, इफरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस। अब थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा GFR। सिंपल है। अब है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर को भी ना हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो होगा ब्लड से रिलेटेड और एक होगा हार्मोन्स वगैरह से रिलेटेड। ब्लड से रिलेटेड 2 चीज़ें आ जाएगी, एक होगा ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर ही तो ड्राइविंग फोर्स था जो कि GFR के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर पूरे सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा तो GFR भी ज़्यादा होगा। अब हमने देखा था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे थे GFR के अंदर। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा वो अपोज करेंगे, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। अब हार्मोन्स की बात करें तो 3 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट है एंजियोटेंसिन, थर्ड है एंटी नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड और फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है जिसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, लास्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, वो क्या करता है? इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो GFR बढ़ेगा, ये हमने समझ लिया क्योंकि इन दोनों के डायमीटर का डिफरेंस बढ़ रहा है। और सेम विद द एंटी एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, लेकिन ये इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर तो बढ़ाता है और इफरेंट का कम करता है, तो ओवरऑल इनका डिफरेंस बढ़ रहा है तो GFR भी बढ़ेगा। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या करता है? दोनों का ही जो डायमीटर है वो बढ़ा देगा, दोनों को ही डायलेट कर देगा, इसलिए ये GFR को मेंटेन कराने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे 3 सब हेडिंग डिस्कस की। अब बाकी के जो सब हेडिंग्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।